शिक्षा जगत से जुड़े कुछ प्रमुख खबरों को हम लोग देखेंगे, जैसे कि पिछले 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़ा हुआ मामला, जो कि बची हुई सीटों पर चौथे काउंसलिंग की मांग की जा रही है। साथ ही अभी वर्तमान में शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के क्या कुछ चल रहा है और आरक्षण मुद्दा और 22,000 पद को जुड़ाने वाले सभी मुद्दों को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। साथ ही टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो अभी 7, 8 और 17, 18 अगस्त में होने वाली है, परीक्षा से पहले ही उसमें सॉल्वर गैंग एक्टिव हो चुका है। एसटीएफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। साथ ही जो 31 जुलाई को परीक्षा संपन्न कराई गई है जीव विज्ञान की, उसमें भी सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है। इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी। सीटेट में किए गए नए बदलावों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रदेश सरकार के द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2021 को फिर से प्रमोट के संदर्भ में आदेश जारी किया गया है, जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। प्रदेश की सरकार रोजगार मुद्दे को लेकर के किस प्रकार से खुद अपना पीठ थपथपा रही है, इसे आपको जानना बेहद जरूरी है। साथ ही किस प्रकार से बेरोजगार युवाओं का अब शोषण हो रहा है और साथ ही साथ किस प्रकार से बेरोजगारी दर लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, इन सब पर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं और शिक्षा जगत से जुड़े तमाम खबरों को भी डिटेल में देखेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सीबीएसई के द्वारा सीटेट की परीक्षा पैटर्न में बदलाव और ऑनलाइन परीक्षा के संदर्भ में जारी प्रेस रिलीज के बाद से बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स ने इसको कवर किया है। नई दिल्ली से दिनांक 1 अगस्त 2021 को हिंदुस्तान पेपर में प्रकाशित ये आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे, बदलाव सीटीईटी ऑनलाइन होगी। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसको कवर किया है। सीबीएसई सीटेट 2021 एग्जाम पैटर्न चेंज्ड, एग्जाम टू बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। न्यूज 18 के द्वारा भी इस आर्टिकल को प्रकाशित किया गया। सीटीईटी 2021 सीबीएसई चेंजेस एग्जाम पैटर्न सिलेबस फॉर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके अलावा नव भारत टाइम्स ने भी इसको प्रकाशित किया है। सीटीईटी 2021 की बड़ी खबर, ऑनलाइन मोड में होगी परीक्षा। इसके अलावा महाराष्ट्र के भी कुछ न्यूज़पेपर्स ने इसको प्रकाशित किया, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर आप इस सभी चेंजेस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है और क्या कुछ चेंजेस भविष्य में प्रस्तावित हो सकते हैं, इन सबके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बातें कर रखी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को एक पत्र लिखा गया है अभ्यर्थियों के द्वारा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 69,000 प्राथमिक सहायक अध्यापक की तृतीय चरण 6,996 की काउंसलिंग के पश्चात रिक्त पद रह गए पदों पर चतुर्थ काउंसलिंग कराए जाने के संबंध में यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा इस ज्ञापन को रिसीव किया गया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर मांग की गई है कि लगभग 1,000 पद बताए जा रहे हैं कि जो कि रिक्त रह गए हैं। तो यहाँ पर चौथे काउंसलिंग के माध्यम से उसको भरे जाने के क्रम में अनुरोध किया गया है। लगभग 45 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सीआरटी कार्यालय पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर और इको गार्डन पर 22,000 पद को 69,000 में जोड़ने के संदर्भ में अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार अभी भी अपने स्टैंड पर क्लियर है कि वह एक भी नया पद 69,000 में नहीं जोड़ेगी। हालांकि अभ्यर्थी के द्वारा यह लगातार तर्क दिया जा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने फैसले में यह कहा गया था कि 1,37,000 पद 2 शिक्षक भर्ती में कंप्लीट कराया जाए। एक भर्ती से अगर 22,000 पद रिक्त हैं और अगर सरकार के पास योग्य अभ्यर्थी हैं 69,000 में, तो उन्हीं से उनको पद को भर लिया जाए, ऐसा अभ्यर्थियों का तर्क है। लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं है और अगर ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट जाता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला कि 2 भर्तियों में इसे कंप्लीट कराया जाए, तो इसके आड़े ऐसे अभ्यर्थी ही खुद आएंगे जो कि 90-97 पर 69,000 में क्वालिफाई हैं, लेकिन 22,000 पद जोड़ने के संदर्भ में जोड़ने के बाद भी अगर उनका चयन नहीं हो पाता है, तो वो सभी थर्ड पार्टी बन करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही याचिका दायर करेंगे कि अगर ये सभी अभ्यर्थी योग्य हैं जिनको 22,000 पद जोड़ करके चयन कंप्लीट हो रहा है, तो फिर ऐसे अभ्यर्थी जो 90-97 पर क्वालिफाई किए हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो भी तो योग्य है 90-97 पर, तो फिर इनका चयन क्यों ना हो। तो इन सब को देखते हुए बहुत ही कम चांसेस हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से या फिर सरकार की तरफ से कोई भी राहत मिलेगा और कोई भी एक नया पद 69,000 में जुड़ने के लिए कतई भी सरकार तैयार नहीं होगी और ना ही कोर्ट की तरफ से इनको कुछ राहत मिल सकता है। 22,000 पद को जोड़ने के लिए जो अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, सरकार उनके लिए ये फेवर कर सकती है कि उनके लिए नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती है। देखिए, सरकार भी चुनाव को लेकर ही टारगेट करेगी। 22,000 पद को अगर जोड़ दिया जाता है तो सिर्फ 69,000 में ऐसे अभ्यर्थी को वो टारगेट कर पाएंगे जो कि 22,000 में जिनका चयन हो पाएगा। लेकिन अगर नई शिक्षक भर्ती सरकार निकालती है तो उससे 10 से 12 लाख जो कि बीएड अभ्यर्थी बेरोजगार बैठे हुए हैं, इसके अलावा 6 लाख बीटीसी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हो पाएगा लेकिन वो क्वालिफाई थे 69,000 में, वो सभी लोगों को वो टारगेट करना चाहेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में नई शिक्षक भर्ती दे करके। तो सरकार कभी भी नया पद नहीं जोड़ेगी 69,000 में, वो नई शिक्षक भर्ती पर ही विचार करेगी अगर बहुत ज़्यादा दबाव बन भी गया तो। लेकिन हाँ, आरक्षण मामले में जो कुछ संघर्ष चल रहा है उसका कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक संवैधानिक मुद्दा है।
संवैधानिक तरीके से अगर आरक्षण में कुछ गलत हुआ है, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग रिपोर्ट में भी ये बातें कही गई हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार को झुकना पड़ेगा। आज नहीं तो कल सरकार झुकने के लिए मजबूर जरूर होगी। चुनाव को देखते हुए सरकार कुछ भी ऐसा फैसला उठा लेती है जो कि संवैधानिक तरीके से सही नहीं होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, 2014 में एक आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई थी कि जो शिक्षा मित्रों का समायोजन किया जा रहा था, उस समय तत्कालीन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब 2017 में रद्द किया था, उसके पहले 2014 में जब प्रक्रियाएं चल रही थी, तो ऐसे शिक्षा मित्र जो कि सीटेट या फिर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी टेट क्वालिफाई नहीं थे, बिना इसके भी उनको समायोजित किया जाता था, यानी सहायक अध्यापक बनाया जा रहा था। ये 2014 का मामला था और आरटीई एक्ट 2009 के तहत ये सभी चीज़ें क्लियर कर दी गई थी कि अब बिना टेट कोई भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता या फिर शिक्षक नहीं बन सकता। तो यहाँ पर नियमों को ताक पर रखकर ही शिक्षा मित्रों का समायोजन किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये समायोजन पूरी तरीके से रद्द हुआ। इन सभी फैसलों से आप समझ सकते हैं कि सरकार किस प्रकार से नियमों को ताक पर रखकर के सिर्फ चुनावी फायदा ही देखती है। दिनांक 31 जुलाई 2021 को टीजीटी जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा संपन्न हुई है, जिसमें एक सॉल्वर गैंग का भांडाफोड़ हुआ है, जिसमें 3 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। एसटीएफ ने ये कार्रवाई की है। निश्चित तौर पर इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस परीक्षा में मात्र 33% अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए थे। 67% से ज़्यादा अभ्यर्थी ने इस परीक्षा को छोड़ दिया है। एसटीएफ ने जिन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है, उनसे ये खुलासा हुआ है कि 15 लाख में पास कराने का ठेका सॉल्वर गैंग के सदस्य लेते थे। यहाँ पर न सिर्फ टीजीटी जीव विज्ञान की परीक्षा, बल्कि अभी जो पीईटी की एग्जाम होने वाली है, वो सभी इन सॉल्वर गैंग के रडार पर ये सभी परीक्षाएं हैं। इसके अलावा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं, वह सभी ये सॉल्वर गैंग उसमें सम्मिलित होते हैं। सरकार के लिए ये टेढ़ी खीर है और सरकार भले ही कितनी भी बातें कहें कि निष्पक्ष तरीके से भर्ती प्रक्रिया हो रही है, लेकिन ये सभी चीज़ों पर लगाने में ये वर्तमान सरकार भी पूरी तरीके से विफल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में टीम 9 की कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें सभी स्कूल को खोले जाने के कार्य योजना बनाए जाने के संदर्भ में यहाँ पर आदेश जारी किया है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जो अभ्यर्थियों का प्रमोट अभी रुका हुआ है, उन सभी अभ्यर्थियों को प्रमोट करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ऑफिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आप ये ट्वीट देख पा रहे होंगे। बेसिक, माध्यमिक, उच्च प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए। कोरोना की स्थिति को देखते हुए नवीन सत्र को प्रारंभ करने के संबंध में कार्य योजना तैयार की जाए। यहाँ पर लगातार सरकार के द्वारा आदेश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन डीएलएड की परीक्षाओं को लेकर के अभी तक सरकार के द्वारा कोई अंतिम रूप से फैसला नहीं दिया है। निश्चित तौर पर पीएनपी एससीईआरटी को अब सरकार की तरफ से फॉलोअप करना चाहिए कि इस आदेश के बाद से कम डीएलएड की जो प्रस्ताव पेंडिंग है, उस पर सरकार जल्दी से फैसला ले। और अब इसके बाद से जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद आदेश दिया, तब माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को इन सभी प्रस्तावों पर होल्ड करा करके रखने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। अब राज्य सरकारों को ये जिम्मेदारी होगी कि किस जाति को वो ओबीसी की कैटेगरी में शामिल करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मियों से जुड़े अभ्यर्थी लगातार इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इस मामले से भली भांति परिचित होंगे। किस प्रकार से इनके जो नियोक्ता हैं, यानी थर्ड पार्टी जो एम्प्लॉयर हैं, उनके द्वारा 60 जिलों में नए एम्बुलेंस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि अब प्रदेश सरकार किस प्रकार से संविदा पर जो संस्कृत विश्वविद्यालयों में नियुक्ति कर रही है, या फिर जो 1 वर्ष के लिए पंचायतों में जो नियुक्तियां कर रही है, इसी प्रकार का मामला आ सकता है। जब आज से 1 साल बाद जब उनकी टेन्योर पूरा होगा, जब सरकार पर वो लोग दबाव बनाएंगे कि उनको फिर से टेन्योर को बढ़ाया जाए या फिर उनको परमानेंट किया जाए, तो यही सब मामले आएंगे। क्योंकि थर्ड पार्टी संविदा भर्ती, इन सब में इसी प्रकार से अभ्यर्थियों का शोषण किया जाता है। जब ये अभ्यर्थी अपने लिए सही इन्वायरमेंट की मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए कार्य योजना तैयार किया जाए या फिर इस प्रकार से, तो इनको सीधे निकाल करके नई लोगों को भर्ती करने का कार्य यहाँ पर थर्ड पार्टी एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है। और संविदा पर जो भर्ती होती है, उसमें भी यही सब प्रकार से शोषण किया जाता है। तो इस प्रकार से संविदा पर जो भी भर्ती प्रदेश सरकार इस समय कर रही है, उसका सभी लोगों को खुल करके विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये सभी भर्तियां सिर्फ चुनावी भर्ती हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, संस्कृत वाले विश्वविद्यालय में भी क्लियर मेंशन किया गया है कि 1 या फिर 2 साल की वो भर्ती होगी, और जो पंचायतों में भर्ती हो रही है उसमें भी मात्र 1 वर्ष की वो भर्ती होने वाली है। इसके अलावा 22,000 पद की जो शौचालय रख रखाव के लिए महिलाओं की भर्ती होने वाली है। इसके अलावा महिला मेट की जो भर्ती होने, सभी भर्तियां सिर्फ और सिर्फ चुनावी भर्ती और सिर्फ 1 साल के लिए हो रही। अब आपके ऊपर है कि सरकार के इन गलत नीतियों का विरोध करना चाहते हैं या फिर इसी सिस्टम का एक पार्ट बन करके रह जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यूपी बोर्ड ने बनाया रिकॉर्ड।
हाई स्कूल में 99.53% और इंटरमीडिएट में 97.88% अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इन सबके बीच में एक रिपोर्ट पर बात करना भी बेहद जरूरी है। श्रम बल सर्वेक्षण में ये खुलासा हुआ है कि सभी राज्यों में बेरोजगारी दर 4.8% है, जिसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वह स्नातक बेरोजगारों का है। इस रिपोर्ट में ये प्रमुखता से बातें निकल करके आ रही हैं कि ग्रेजुएट जो अभ्यर्थी है उसी में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, जबकि जब बंदा पढ़ लिख लिया है तब उसको रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है या फिर राज्यों की जो पॉपुलेशन है, सरकारी नौकरी 2 से 3%, 4% ही ज़्यादा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि 97% जो सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं है उन सबको सरकारी नौकरी दे दिया जाए? ये पॉसिबल नहीं है। तो सरकारी नौकरी ही सिर्फ रोजगार नहीं होती है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 2 से 3% ही देश में सरकारी नौकरी है और सभी 100% युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा भी नहीं जा सकता, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन जो प्राइवेट रोजगार है या फिर जिस प्रकार से रोजगार का सृजन किया जाता है या फिर सेल्फ मोटिवेशन होता है कि हम खुद अपना स्वरोजगार उत्पन्न करेंगे या फिर स्वरोजगार करेंगे, उसके लिए भी ये सभी ग्रेजुएट योग्य नहीं है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2021 में ये दावा किया गया है कि भारत के 50% से ज़्यादा ग्रेजुएट नौकरी करने के लायक नहीं है। क्या इसके बाद भी देश की एजुकेशन सिस्टम पर सवाल नहीं उठना चाहिए? आज सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड या फिर किसी अन्य राज्य की बोर्ड की बात कर ली जाए तो ऐसा अभ्यर्थी जो एवरेज भी है वो भी 80% से ज़्यादा अंक हासिल करता है। आज से लगभग 10-15 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की बात होती थी और 60% अगर अभ्यर्थी किसी गांव में पा जाता था तो वह बहुत योग्य माना जाता था। लेकिन आज अभ्यर्थी 95% भी पा करके उसको ये बोला जाता है कि एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि सबको 80-90% ऐसे ही मिल जाता है। तो फिर इस मार्क्स का फ़ायदा क्या कि जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे उसके बाद आपको नौकरी ही नहीं मिलेगी, आपका ग्रेजुएशन ही उस लायक नहीं है कि आप नौकरी कर पाएँ। पूरी तरीके से देश में और राज्य में एजुकेशन सिस्टम और मार्किंग सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। आज अभ्यर्थी 90-95% पा जाते हैं, लेकिन ज्ञान के नाम पर उनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है। निश्चित तौर पर ये सभी रिपोर्ट्स पर एक बार गहनता से मंथन करने की ज़रूरत है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मार्क्स के पीछे भागने और सिर्फ कागजी डिग्री लेने से किसी का भी कोई भला नहीं होने वाला है। चूँकि हम लोग डीएलएड, बीएड और शिक्षा जगत से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं, इस वजह से इस मुद्दों को भी कवर करना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पर डीएलएड और बीएड के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे बहुत से लाखों की संख्या में अभ्यर्थी होते हैं जो डीएलएड, बीएड में उनको बड़े आसानी से एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन टेट सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या फिर शिक्षक भर्ती में अपना स्थान नहीं बना पाते हैं। इसका निश्चित तौर पर सरकार का ही दोष जाता है, क्योंकि यहाँ पर बीएड में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है लेकिन उसमें कोई भी कट ऑफ सेट नहीं किया जाता है। अगर 0 नंबर पाने वाला एंट्रेंस एग्जाम में अभ्यर्थी भी एडमिशन पा जाता है तो फिर एंट्रेंस परीक्षा कराने का मतलब क्या है? आप एंट्रेंस परीक्षा कराइए और उसमें एक बैरियर लगाइए कि कम से कम 50% से ज़्यादा जो अंक पाएगा उसी को एडमिशन मिलेगी, भले ही आपकी सीटें रिक्त चली जाए। डीएलएड में भी आप एंट्रेंस एग्जाम लाइए और उसमें भी 50% का बैरियर रखिए। जब आप ग्रेजुएशन में 50% का बैरियर लगा सकते हैं तो फिर एडमिशन देते समय जो परीक्षा आप ले रहे हैं उसमें बैरियर क्यों नहीं लगाया जा सकता? यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कॉलेज होते हैं वो बहुत से ऐसे किसी मंत्री के या फिर बड़े अधिकारियों के होते हैं जिसकी वजह से इन सभी चीज़ों पर इतना बैरियर नहीं लग पाता है और यहाँ पर सिर्फ सीटों को भरने का ही काम प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे युवक जो कि एंट्रेंस एग्जाम का बैरियर 50% क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उनको बीएड बीटीसी करा करके शिक्षा की जगत से जोड़ेंगे, भले ही वो सरकारी नौकरी क्वालिफाई करके ना पा रहे हो लेकिन प्राइवेट में तो वो बच्चों को जाकर के पढ़ाएंगे ही। तो ये सभी अभ्यर्थी जो खुद योग्य नहीं थे, अब वो जब एजुकेशन पॉलिसी में आएंगे, एजुकेशन सिस्टम में आएंगे और ऐसे लोगों को वो तैयार करेंगे तो उनसे क्या उम्मीद रखी जाए कि ग्रेजुएशन स्तर तक जाते जाते उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्या होगी और वो नौकरी करने लायक रहेंगे या नहीं। तो ये सब कुछ मंथन करने की जरूरत है सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को कि एजुकेशन पॉलिसी हम आज कहाँ पे खड़े हैं और जब हम आज का जब जो पीढ़ी है वो जब आगे ग्रेजुएट होकर के भविष्य में जाएगा तो क्या वो उस लायक होगा कि उस समय की तत्कालीन टेक्नोलॉजी से वो अपने आप को कम्पीट कर पाए या फिर रोजगार मुद्दे पर अपने आप को साबित कर पाए। इस मुद्दे पर आपका सुझाव अपेक्षित है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।